हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं वही अनोखे अंदाज के साथ, वही सरल भाषा और वही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जो आपको सरलता से समझ में आते हैं, जिसके लिए आप मुझे जानते हैं। तो दोस्त, इससे पहले हमने कई वीडियो बना ली थी और कई वीडियो मतलब कि क्लास 10th और 12th के मैथ के एसएसटीज के वीडियो हमने कंटिन्यू दिया था। उसमें हमने क्या किया था, कुछ चैप्टर्स के वीडियो हमने डाल दिए थे, कुछ कंसेप्ट के वीडियो हमने डाल दिए सेपरेट बाय सेपरेट करके। लेकिन बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक दो वीडियो आप ऐसे भी डालिए सर जिसमें कि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो और क्वेश्चन आंसर को आसानी से हम कर सके, समझ सके। क्योंकि सर हमें कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं एक बता दूं बच्चों, जब आपको किसी चीज का कंसेप्ट अगर पूरा पता है तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने बारे में पूरा जानते हैं तो आपसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा तो आप क्लियरली बता दोगे। अगर आप आपसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है और आप क्लियरली नहीं बता पा रहे हो, इसका मतलब आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं है। हम यही जानते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि कंसेप्ट तगड़ा है आपका तो क्वेश्चन तो सारे आपके बन ही जाएंगे। तो कंसेप्ट देने का तो काम मैं करता ही हूं, सारी वीडियो मैंने वही की है। लेकिन तब भी मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए आज लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें 5 अध्याय दिए गए हैं, उसमें से 30 VVI क्वेश्चन लाया हूं। ये मैं VVI क्यों कह रहा हूं? VVI में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक एनसीईआरटी या बीटीसी से लिए गए हैं। जैसा एज इट इज उसमें है, मैंने सेम टू सेम इसमें आज मैं बताने वाला हूं। लेकिन मैंने 30 क्वेश्चन लिए। आप बोलोगे सर 30 ही क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन तो 40 भी हो सकते हैं। देखो दोस्त, मैं 30 क्वेश्चन में पूरा बुक खत्म कर दूंगा, ये बात तो तय है। यानी 30 क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा कि आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। यानी कंसेप्ट जो मैंने आपको अलग अलग वीडियो में दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझाने के माध्यम से भी मैं आपको कंसेप्ट ही बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। क्वेश्चन मतलब कि अगर हम सही से क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते, एक तो बात हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आता, कंसेप्ट के बाद हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन के बाद तो फिर आंसर हम दे ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन आप सही से नहीं समझोगे तो आप किसी भी चीज का आंसर उल्टा पुल्टा दोगे। अगर आपने क्वेश्चन सही से समझ लिया तो इसका मतलब 50% आंसर आपने दे दिया, 50% आंसर आपसे यूं ही बन जाएंगे। तो मेन फोकस हम करेंगे क्वेश्चन समझने पे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो मैं केवल आपको क्वेश्चन आंसर ही नहीं करवाऊंगा, बल्कि वो सारे बेहतरीन कंसेप्ट जो क्वेश्चन से रिलेटेड है मैं आपको दूंगा, जानकारी में दूंगा। और इस 30 क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पूरा का पूरा सिविक्स कंप्लीट है और सिविक्स से कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस 30 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन जो बताऊंगा उसमें सारे विचारधाराओं को, जितनी भी बातें, जितने भी पहलू हैं, सबको मैं उसमें डाल दूंगा। लेकिन अब बात करोगे सर 30 क्वेश्चन एक में, लेकिन देखो मैं 30 क्वेश्चन के नहीं तो मैं 10-10 क्वेश्चन के सेट बना रहा हूं। 10-10 क्वेश्चन यानी कि सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3, 3 सेट बनेंगे। 3 सेट मतलब 3 वीडियो बनेगी। 3 वीडियो बनेगी। मैं एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट दे सकता था, लेकिन अगर एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट दूंगा थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाएगा, आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा और मुझे भी थोड़ा लेंदी लगने लगेगा। तो क्यों नहीं मैं पार्ट 3 बना दूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 1 to 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 11 to 20 और पार्ट 3 में 21 to 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें। तो ऐसा ही करने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि हमें दिक्कत भी ना हो, हम आसानी से पढ़ भी ले। तो इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक राजनीति के 30 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 3 वीडियो देखनी होगी। पहली वीडियो तो मैं आज बना रहा हूं और दूसरी वीडियो उसके बाद आएगी, तीसरी वीडियो उसके बाद आएगी। बनाऊंगा तो मैं वीडियो एक साथ ही, लेकिन 3 वीडियो के अलग अलग करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा रहेगा। आप अगर कोई भी पार्ट देख रहे हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी दोनों पार्ट और अलग जो 2 पार्ट बच जाएंगे वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाके वहां से देख लेना, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं 30 क्वेश्चन लूंगा, लेकिन आप यहां पे चैप्टर की बात मत लेना। मैं 30 ऐसे क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको आसानी से मेरी बात समझ में आ जाए। यानी 10 क्वेश्चन समझने के बाद ये 10 क्वेश्चन समझ में आ जाए और ये 10 क्वेश्चन समझने के बाद ये 10 क्वेश्चन समझ में आ जाए और तीनों वीडियो देखने के बाद आपको पूरी सिविक्स समझ में आ जाए, ताकि उसके बाद कोई भी आपसे कभी भी प्रश्न पूछे तो आसानी से आपको बन जाना चाहिए। मेरा बस एक ही कंसेप्ट है, एक ही मकसद है और मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो अब ज्यादा समय ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे, यानी पहले वीडियो की ओर, और देखने की कोशिश करते हैं कि पहले वीडियो में हम कौन सा 10 प्रश्न देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलते पहले पार्ट की ओर, जिसमें हम 10 क्वेश्चन पहले लेंगे। तो ज्यादा समय बात ना करते चलते अपने पहले पार्ट की ओर। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की ओर, यानी वीडियो के इस पार्ट 1 की ओर, जहां पे हम अपने लोकतांत्रिक राजनीति के 10 बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 10 क्वेश्चन नहीं है,
ये पूरे बुक का कंसेप्ट है। यानी पूरे बुक के कंसेप्ट भी लीजिए और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस के आंसर भी लीजिए और क्वेश्चन को समझिए भी और क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। मैं तो ये कहूंगा, अगर मैंने लोकतांत्रिक राजनीति के सभी चैप्टर्स का अलग अलग वीडियो बना दिया है सेपरेटली, जिसमें मैंने सारी बातों को बताया है। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, अगर देखने की इच्छा हो रही है, लेकिन देख लेना चाहिए आपको, अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं आप तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा और वहां से आप देख लीजिए। और चलिए पहले अभी तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस 10 क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में हम। अगली वीडियो आएगी उसमें इसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे, उसको देखेंगे, और उससे अगली वीडियो आएगी उसमें ये 10, उससे 10 अगले क्वेश्चन होंगे, यानी लास्ट 10 क्वेश्चन होंगे। तो 3 वीडियो आने वाली है, पहली वीडियो अभी आप देख रहे हैं और इस वीडियो में 10 क्वेश्चन। अब ये 10 क्वेश्चन बहुत लंबे होने वाले हैं क्योंकि मैं सारी विचारधाराएं, सारे कंसेप्ट इसमें बताने वाला हूं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इस बात की जानकारी आप पूरे दिल खोल के रख लीजिए। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते अपने कंसेप्ट की ओर। और मैंने जो आपसे वादा किया है कि बेहतरीन लगेगी क्लास आपको और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये वादा भी पूरा हो जाएगा। और अगर ये वादा पूरा हो जाए, यानी पूरा अगर समझ में आ जाए आपको, तो एक लाइक, एक शेयर और कम से कम चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, वरना कोई फायदा नहीं है। चलिए तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन भले ही 2 नंबर का है, एग्जाम में 2 नंबर का आता है, लेकिन ये 2 नंबर नहीं है, ये पूरी किताब है। यहां देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन पहले पूछ दिया लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। बस छोटा सा क्वेश्चन, अगर इसका आंसर हम छोटे से लिख दें तो क्या हम क्या समझ लेंगे? नहीं। कहने का मतलब है कि देखिए इस पूरे के पूरे में लोकतंत्र 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 लोकतंत्र, सब जगह लोकतंत्र है। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है लोकतंत्र से ही मैंने, यानी जो लोकतंत्र पे पूर्ण रूप से आधारित है, मैंने उसको ले रखा है। यानी ये 10 क्वेश्चन में अगर लोकतंत्र के आप मतलब को समझ जाएंगे तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने 10 क्वेश्चन को इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है मैंने उसको आपके सामने रखा हुआ है। अब आप तैयार हो जाइए पहले लोकतंत्र का मतलब समझने के लिए। लोकतंत्र की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, अगर आपको देखनी हो तो वो जाकर देख लेना, पूरा एक वीडियो है लोकतंत्र का। लेकिन यहां भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि लोकतंत्र समझने बिना आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको ये लोकतांत्रिक राजनीति समझ में नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं कंसेप्ट की ओर और समझने की होती है लोकतंत्र क्या है। देखिए लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? शासन व्यवस्था है। अब ये शासन व्यवस्था क्या होती है, इस बात को समझे। देखिए शासन व्यवस्था का मतलब है कि प्रत्येक क्षेत्र को चलाने के लिए, प्रत्येक देश को चलाने के लिए एक शासक की आवश्यकता होती है। यानी हमारा समाज जो 2 वर्गों में बटा होता है, एक होता है शासित, एक होता है शासित, एक होता है शासक। शासक कौन होता है? शासक जो नियम बनाता है। और शासित कौन होती है? जो नियम को मानती है, जो नियम को मानती है। यानी शासक जो नियम बनाएगा उस नियम को कौन मानेगी? शासित मानेगी। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो हमेशा आप देखिए, जब से आपको ज्ञान होगा, जब से इतिहास उल्टा के देख लीजिए, हमेशा एक शासक रहा है और बाकी शासित रहे हैं। राजा महाराजा का समय सबसे पहले राजतंत्र चला करता था, तो वहां पे राजा हुक्म देते थे और प्रजा मानती थी। तो राजा होता था वहां पे शासक और जो प्रजा होती थी वो शासित होती थी। यानी 2 टर्म होते हैं इसमें, शासक और एक होता है शासित, 2 होते हैं इसमें टर्म। अब ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि शासक और शासित। शासक कौन होता है? शासक वो होता है जो नियम बनाता है, और शासित कौन होता है? जो उनके नियमों को मानता है। शासक वो होता है जो क्षेत्र का मतलब क्षेत्र को चलाने वाला होता है, और उस क्षेत्र में रहने वाले बाकी व्यक्ति क्या कहलाते हैं? शासित कहलाते हैं। हाँ, ये कंफर्म है कि शासित में से कोई एक शासक बनेगा। लेकिन राजा महाराजा के समय में, उसके बाद राजा महाराजा का समय बीता, फिर अंग्रेज का हुकूमत आई। अंग्रेज की हुकूमत में अंग्रेज बने शासक, हम जितने भी भारतीय थे वो बने शासित, और अभी लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र में क्या है? सरकार है शासक और हम जनता है क्या? शासित। एक बात याद रखिएगा, शासित में से ही एक शासक बनता है। चलिए, लेकिन उससे पहले जो राजतंत्र था, यानी राजा का जो शासन था, राजतंत्र, और उससे पहले अंग्रेजों का शासन था, उसमें क्या कमी थी जो हमें ये लोकतंत्र लाने की आवश्यकता पड़ी? देखिए वो शासन व्यवस्था में क्या कमी थी। वहां जो शासक था वो शासित के मन से, यानी कि प्रजा के मन से राजा कभी नहीं बनता था। यानी राजा अपने मन से, शासक अपनी शक्तियों का, बल का प्रयोग करके वो शासक बन जाता था, और जब बल का प्रयोग करके शासक बनता था तो शासित को वो तरपाता था, शासित का शोषण करता था, प्रजा का शोषण करता था, अपने लाभ के लिए कार्य करता था। क्योंकि तो राजा को पता था कि प्रजा मुझसे खुश रहे या ना रहे, मुझे तो राजा बनना, क्योंकि मेरे पास बल है, सब ताकत है, मैं तो राजा बन ही जाऊंगा। तो इस बात के घमंड में वो केवल अपने विकास पे केवल ध्यान देता था। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेज हमारे ऊपर क्या बोले, गुलामी किए,
और हमारे ऊपर गुलामी करने के बाद उनको ये लगा कि भाई हम तो ताकत से भारतवासियों पे गुलामी कर रहे हैं, तो उनको भी लगा कि चलो कोई नहीं, अब हम भारतवासी मेरा साथ दे या न दे, हमें इनका शोषण करना। उन्होंने हमारा क्या किया, शोषण किया, और हम डर के मारे उनकी बातों को क्या करते रहे, मानते रहे, किनकी, राजाओं की और अंग्रेजों की। लेकिन ये लोकतंत्र है। जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद हमें यह पता लगा कि हमें अब ये राजतंत्र और शासन व्यवस्था जो है किसकी, अंग्रेजों की, ऐसी शासन व्यवस्था को खत्म करना है और नई शासन व्यवस्था लानी है जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जहां पे जनता जो होगी वो क्या होगी, मालिक होगी। अब मालिक होगी मतलब किसका मालिक, अपने शासन को चुनने के लिए, अपने शासक को चुनने के लिए। एक देश में सारी प्रजा मालिक होगी, यानी एक देश की सारी जनता मालिक होगी, लेकिन उस जनता में से कोई एक बनेगा शासक। ये तो शासक बनना ही है, क्योंकि शासक के बिना तो देश चल नहीं सकता। क्लियर है, शासक के बिना देश चल नहीं सकता, तो एक तो शासक बनना है। लेकिन आपको पता है शासक तो इस शासित यानी इस प्रजा में से ही या जनता में से ही कोई एक बनेगा, लेकिन ये अपने मनमर्जी से नहीं, अपने बल से नहीं बनेगा, बल्कि जनता इसे चुनेगी। अब जनता इसे चुनेगी, देखो क्या होगा, अब जनता इसे चुनेगी तो ये शासक क्या करेगा, जनता का शोषण नहीं करेगा। पहली बात, अब बोलोगे हाँ शोषण नहीं करेगा। दूसरी बात क्या करेगा, ये जनता के हित के लिए काम करेगा, क्योंकि इसको पता है कि मुझे तो जनता ने चुना है। अगर मुझे जनता चुनेगी और मैं जनता के लिए काम नहीं करूंगा तो आने वाले 5 साल में फिर जनता मुझे हटा देगी, क्योंकि एक शासक केवल 5 साल के लिए, यानी एक सरकार केवल 5 साल के लिए ही बन सकती है, उसे 5 साल के बाद हटा दिया जाता है। तो उसको ये बात का डर रहेगा, तो वो क्या करेगा, काम करेगा जनता के हित में सोचेगा, क्योंकि जनता अब मालिक है, अब कोई सरकार और प्रतिनिधि कोई मालिक नहीं है, शासक कोई मालिक नहीं है। पहली बार इस लोकतंत्र में शासित यानी जनता मालिक हुई, जनता के हाथ में पूरा अधिकार है, पूरा कि वो प्रतिनिधि को चुनेगी या नहीं चुनेगी, किस प्रतिनिधि को चुनेगी और किस प्रतिनिधि को नहीं चुनेगी। तो आई होप आपको लोकतंत्र समझ में आ गया होगा। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता मतलब प्रजा स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, मत देके अब प्रतिनिधि को चुनती है, और वो जीता हुआ प्रतिनिधि, चुना हुआ प्रतिनिधि 5 साल के लिए यानी आगामी साल के लिए जनता के लिए क्या करता है, काम करता है, देश का विकास करता है। तो सिंपल से आपको बात समझ में आ गई होगी लोकतंत्र क्या है। आई होप मुझे आपको लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। क्यों, क्योंकि अगर लोकतंत्र आपने समझ लिया तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, और अगर आपने लोकतंत्र नहीं समझा तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र का मतलब आपने समझ लिया। लोकतंत्र में क्या करती है, जनता अपने शासक को चुनती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखने की कोशिश करते हैं 2 नंबर। आप देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पे ही सारे क्वेश्चन रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 1 नंबर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। बड़ी अच्छी बात बोल रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। बड़ी अच्छी बात कह दी। अब बड़ी अच्छी बात कह तो दी, तो लोकतंत्र जनता का मतलब क्या, यहां पे जनता का मैं लिख देता हूं, फिर मैं लिखता हूं जनता के द्वारा, उसके बाद लिखता हूं मैं जनता के लिए। बड़ी अच्छी बात है, बस आपको समझना है, बस क्या करना है, आपको समझना है इस बात को। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो समझिएगा आधा काम आपका यूं ही खत्म हो गया। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि लोकतंत्र आप जानते हैं कि लोकतंत्र में कौन शासन करता है, शासक, लेकिन चुनता उसे कौन है, जनता। तो जनता क्या हुई, मालिक। तो यहां बोल रहा है लोकतंत्र जो है वो जनता का है। बिल्कुल क्लियर बात है, ये जो लोकतंत्र है ये किसका है, जनता का है। आप बोलोगे सही में ये जनता का है, क्योंकि इस पे जनता का अधिकार है। लोकतंत्र किसका अधिकार है, जनता का। लोक नाम ही है लोकतंत्र, यानी लोक का तंत्र, लोक का राज्य। यहां पे तो कंफर्म हो गई ये बात कि लोकतंत्र जनता का है, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, जनता का है तथा जनता के द्वारा, और इसमें लोकतंत्र में प्रतिनिधि किसके द्वारा चुना जाता है, तो आप बोलोगे जनता के द्वारा, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है जनता के द्वारा। लोकतंत्र में प्रतिनिधि कौन चुना, किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा। तो यहां पे हो गया जनता के द्वारा। तो लोकतंत्र जनता का है और लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद और तथा जनता के लिए शासन है, और जनता के लिए शासन है, और प्रतिनिधि जीतने के बाद क्या करता है, जनता के लिए काम करता है, हाँ या ना। प्रतिनिधि क्या करता है, जनता के लिए, जीतने के बाद किसी लगा, जनता के लिए काम करता है। तो आप ओवरऑल देखें, लोकतंत्र जनता का है, ये तो बात क्लियर है, और जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना आता है, और जीता हुआ प्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है।
सारी बातें क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। यानी लोकतंत्र की परिभाषा कोई सही, यहाँ पे सारी बात आपको क्लियर आ रही है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। कैसे? तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इसलिए लोकतंत्र जनता का हुआ तथा प्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है और जीता हुआ जनता क्या करता है? प्रतिनिधि यानी जीता हुआ जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के लिए काम करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। आई होप आपको सारी बातें समझ में क्लियरली आ रही होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ रहा होगा और आपको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी मेहनत से बड़ी गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं अपने रूम में फैन भी लगा सकता हूं, लेकिन फैन लगाने के वजह से शायद ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाए या फिर मैं उस लय से आपको ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि जब पसीना चलता है ना तो लय बेहतरीन आती है। ठीक है, तो मैं लय बरकरार रखना चाहता हूं ताकि आपको सारी बात समझ में आए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आइए, लोकतंत्र पर आधारित है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है? अब पहले बात समझ लीजिए, उत्तरदायी का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी का मतलब क्या होता है और वैध का मतलब क्या होता है। देखिए, वैध का मतलब होता है वैध का मतलब होता है एक सही सरकार, और उत्तरदायी का मतलब होता है, उत्तरदायी का मतलब क्या होता है? उत्तरदायी का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। राजतंत्र में प्रजा राजा को नहीं चुनती थी, तो राजा ना तो कभी वैध होता था और ना राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी होती थी। अंग्रेजों को भी हमने नहीं चुना था, तो अंग्रेज ना हमारे प्रति उत्तरदायी थी ना हमारे लिए वैध थी। लेकिन लोकतंत्र में जनता ने क्या किया है? प्रतिनिधि को चुना है, यानी ये लोकतंत्र जनता का है। तो लोकतंत्र जब जनता का, तो लोकतंत्र उत्तरदायी होगी कि नहीं होगी? किसके लिए? देश के लिए। किसके लिए? प्रजा के लिए। किसके लिए? शासित के लिए। किसके लिए? जिसने उसको चुना है उसके लिए। और जब हम सब मिलकर चुनेंगे, जब हमने चुना है, तो वैध होगी कि नहीं होगी? सही बात है कि नहीं? जब वो अकेला अपने मन से कोई बनता, राजा अपने मन से बनता था, तो वो वैध नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे हम सब प्रजाएं मिलकर उसको चुन रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा? वैध होगा। तो स्पष्ट बात है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है? तो आप क्लियर कहोगे कि लोकतंत्र में किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है, सरकार का चुनाव जनता करती है। तो जब जनता किसी चीज को करेगी तो वो चीज तो वैध होगी ही होगी, और जब वैध होगी लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के जनता के प्रति उसकी उत्तरदायी भी होगी कि देश को बचा के रखना है, सभी जनता को बराबर अधिकार देना है, देश का विकास हो, देश का खंडन ना हो, देश अखंडता के रूप में आगे बढ़े। तो ये सब तो उसका उत्तरदायी होगा ही होगा क्योंकि किसी और ने उसको चुना है, जनता अब उसकी मालिक है। आई होप आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये बात समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भावी समाज मतलब अभी के समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। तो चलिए इस बात को समझ लेते हैं कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य क्या है। लोकतंत्र की जिम्मेदारी मतलब अभी के समाज में, अभी का जो वर्तमान समाज है हमारा, उसमें लोकतंत्र की क्या जिम्मेवारी है और उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र आज आपने, जनता ने चुना, और हमने ये सबसे अच्छा शासक व्यवस्था इसलिए बनाया है क्योंकि जनता इसमें प्रतिनिधि को चुनती है। तो बताइए, लोकतंत्र की कुछ जिम्मेवारी होगी कि नहीं होगी? क्या जिम्मेवारी होगी? कि सभी प्रतिनिधि का ध्यान रखें। सभी, हमारे समाज में अनेक प्रकार के वर्ग है, कोई छोटी जाति, कोई बड़ी जाति, कोई अमीर, कोई गरीब, सभी का समुचित समावेशिक विकास हो, सब पे बराबर ध्यान दिया जाए। और उद्देश्य उसका क्या है? कि हमारे देश की एकता जो है, कभी टूटे ना। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे देश की एकता टूट जाएगी, यानी कि हम जाति जाति में लड़ेंगे, हम धर्म धर्म में लड़ेंगे। 1947 में एक बार हम लोगों ने लड़ा था, उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन अब हम नहीं चाहते, क्योंकि उस समय हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था। अब हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी जनता जब हमारे देश की हमें चुनती है, सरकार को चुनती है, लोकतंत्र चलाती है, तो फिर आखिर जब जनता ही मालिक है, तो फिर जनता के बीच में दरार क्यों हो? तो इसीलिए लोकतंत्र की जिम्मेदारी बनती है कि सबको संभाल के रखे, सबके बीच में एकता बना के रखे और सबका समावेशी विकास हो। और यही उसका उद्देश्य भी है, यही उसका उद्देश्य है आज के वर्तमान भावी समाज मतलब आज के समाज में, कि कोई किसी से टूटे ना, कोई किसी से बिखरे ना। इसीलिए सत्ता में साझेदारी की जाती है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में अगर दरार आ जाएगा, लोकतंत्र अगर टूट जाएगा, लोकतंत्र अगर बिखर जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारी एकता टूट गई है, और हमारी एकता टूटेगी तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं तो विनाश होगा।
तो फिर इतनी बड़ी शासन व्यवस्था किस काम की। लेकिन वर्तमान समय में हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारी जातियां लड़ रही हैं, हमारे धर्म लड़ रहे हैं, हमारी भाषा के लोग लड़ रहे हैं, क्षेत्रीय लोग लड़ रहे हैं, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर टकराव पैदा हो जाए। इसीलिए मैंने कहा आपको कि सत्ता में क्या होती है, साझेदारी होती है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दें। यानी कि आज के वर्तमान युग में एक लोकतंत्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा समाज सुखी रहे, सभी का समावेशिक विकास हो, किसी प्रकार के दंगे ना हो, सभी को धर्मों को बराबर अधिकार मिले, सभी जातियों को बराबर अधिकार मिले, और उसका उद्देश्य यह है कि हमारे देश की एकता जो है हमेशा बनी रहे, किसी भी कारण देश की एकता टूटनी नहीं चाहिए। तो ये हमारा हो गया उद्देश्य, ठीक है। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर कहने का मतलब है हमारे लोकतंत्र होने का कोई फायदा ही नहीं है। चलिए 4, अब 5 में चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए आप अभी लोकतंत्र में क्या होता है, मान लीजिए कोई आपके घर में वोट मांगने आएगा, आता है मांगने, क्लियर बात है, आता है मांगने। ये भाई साहब वोट मांगने के लिए आपके घर पे आए कि भाई साहब मुझे वोट दीजिए, मैं समाज का कल्याण करूंगा, आपका कल्याण करूंगा, दुनिया में हर कुछ मैं करूंगा, यानी कि आपका विकास ही विकास करूंगा। क्या बोलते हैं, जीतने के बाद मैं गलियों में क्या बोलते हैं उसको, दूध की नदियां बहा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। दिन में ये कहेगा, ठीक है, रात में आपके घर पे आएगा 500 रुपया लेके, एक वोट पे 500 रुपया, एगो पौआ देगा, आप उसी में खुश। घर में 5 आदमी है, 5 को 500 से गुना कीजिए, 2500 रुपया हो गया, 5 पौआ हुआ, आराम से 5 दिन पी के सोए रहेंगे, 5 दिन घर चलेगा। और हम क्या करेंगे, अपना वोट देते हैं। अगर सोचिए समाज के सभी लोग ऐसा ही करने लगे, समाज के सभी लोग ऐसे ही बिकने लगे जो आजकल बिकते हैं, बिकने लगे, तो क्या बताइए, आपने जो शासक को चुना, क्या वो राजा से कम है? क्या वो अंग्रेज से कम है? राजा क्या करता था, उसे प्रजा नहीं चुनती थी, वो अपने दम पे चुनाता था। अंग्रेज क्या हुआ, अपने दम पे राज करता था, उससे प्रजा नाखुश थी, राजा से प्रजा नाखुश होती थी। लेकिन वही काम तो आज आपने लोकतंत्र में भी कर दिया। अगर आपने वोट पैसा लेके इसको वोट दिया, इसका मतलब ये अपने दम पे जीता है, जनता के दम पे नहीं जीता है, जनता ने इसको नहीं जिताया है, जनता ऐसे नहीं मानती है। आपने पैसा बांटा है, पैसा उसका दम था, डराया उसने, डराना उसका दम था, उसके आधार पे आपने उसको वोट दे दिया। लेकिन इससे होगा क्या, आपने पैसा लेके वोट दिया या डर के वोट दिया, इससे क्या होगा, 5 साल तक ये राज करेगा, और 5 साल तक राज करेगा, उसके बाद ना ही तो ये जिम्मेदारी अपनी निभाएगा, ना इसका कोई उद्देश्य होगा, और ये जो बनेगा ना ही ये उत्तरदायी होगा, और ना ही ये वैध सरकार होगी। क्योंकि आपने उत्तरदायी तो वही होगा, यानी आपका भरण पोषण लोकतंत्र में वही करेगा जिसे जनता ने चुनी, जिसे ये डर होगा कि अगले साल अगर मैं काम नहीं करूंगा जनता मुझे हटा देगी। लेकिन इसको ये डर नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि 500 में वोट बिकते हैं, अगले बार 1000 रुपये मुझे वोट खरीदना है। अब सोचिए कि जितना रुपया इसने आप वोट लेने में खर्चा किया है, दबंगई में, लड़ाने में, वोट देने में, दारू बांटने में, उतना जीतने के बाद तो पहले ये कलेक्ट करेगा, उतना ही नहीं कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके रखेगा, क्योंकि अगले साल उसको 1000 रुपया बांटना है, तो और वो उतना कलेक्ट करके रख लेगा। अब जब 5 साल में उतना वो कलेक्ट करके रखेगा तो फिर विकास काम में क्या लगाएगा। आप सोचते नहीं है, आपने 500 रुपया में वोट बेच दिया, लेकिन 5 साल में आप कम से कम 5000 का टैक्स उसको देते हैं, लेकिन आपको पता ये बात नहीं लगती है। कैसे आपको पता लगेगी, क्योंकि आप तो 500 में बिक जाते हैं। तो अगर आपने बेच के या किसी ऐसे इंसान को चुन लिया जो लोकतंत्र के लायक नहीं है, तो इसका मतलब वो समाज में तबाही मचाएगा, लोकतंत्र में तबाही मचाएगा, और तब जब तबाही मचाएगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ना उत्तरदायी सरकार होगी, ना वैध सरकार होगी, ना जिम्मेदारी होगी, ना कोई उद्देश्य होगा, सब बेफिलहाल होगा, क्योंकि आपने पैसा लेके उसे चुना है। अब बताइए, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कि नहीं? सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम ऐसे ऐसे इंसान को चुनेंगे, 500 रुपया लेके, डर के, या फिर जाति के आधार पर, मेरी जाति है दे देते हैं, मेरा धर्म है दे देते हैं, मेरे क्षेत्र का है दे देते हैं, मेरे चाचा है, मेरे भैया है, मेरे परिवार के दे देते हैं। लेकिन ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता, इससे लोकतंत्र विनाश होगा, सर्वनाश होगा, ये आप भी जानते हैं। ये तानाशाह बन जाएगा और लूटने में आपको ध्यान देगा। तो इसीलिए कहते हैं, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पास अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम सही इंसान को नहीं, गलत इंसान को चुन लेंगे, और वो गलत इंसान हम पे फिर हुकूमत करेगा, हमारे समाज को बर्बाद करेगा, भ्रष्टाचार फैलाएगा, तरह तरह की बातें करेगा, विकास तो भूल ही जाइए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप आतंकवाद का मतलब जानते हैं क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं कि आतंकवाद का मतलब क्या होता है। देखिए, आतंकवाद एक ऐसा
मंजर है, ऐसा समूह है, ऐसा संगठन है जो आतंक मतलब आतंक फैलाना, डरना, भय फैलाना, जो एक देश की सीमा से दूसरे देश में आकर आतंक भय फैलाता है, संप्रदाय के नाम पे या धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे वो दहशत फैलाता है और लोगों को डराने की कोशिश करता है, जो सरकारी संपत्ति, लोगों की क्षति भरपूर मात्रा में करता है। तो ये करने वाले आतंकवादी कहलाते हैं और ये आतंकवादी जो डर पैदा करते हैं, डर पैदा करवाते हैं, वो आतंकवाद कहलाता है। और आतंकवाद से कहीं ना कहीं लोकतंत्र में क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र तभी कायम हो सकता है जब उनमें एकता हो। और एकता कब होगी? जब हमारे देश में वाले हिंदू मुसलमान दो धर्म है, इन दोनों में एकता रहेगी तभी तो लोकतंत्र कायम रहेगा। लेकिन आतंकवादी हमला जो हो जाएगा, मान लीजिए आतंकवादी हमला होगा, तो क्या हमारे बीच में एकता रहेगी? क्या हमारे बीच में एकता रहेगी? आप बोलोगे नहीं सर एकता रहेगी। क्यों नहीं एकता रहेगी? क्योंकि अगर मान लीजिए मुसलमान आके हमला कर देगा तो हिंदू तो नफरत करेगा, हिंदू हमारे अपने देश के मुसलमान से नफरत करेगा। वो बोलेगा तुम्ही ने बुलाया होगा, तुम्ही ने जो किया होगा, ये तुम्हारा ही करनी होगा, बिना तुमसे तुम्हारे किए हुए ये आया नहीं होगा, बिना तुम्हारे किए यहाँ पे रहा नहीं होगा, जरूर किसी मुसलमान ने शरण दिया होगा, भले दिया हो या ना दिया हो। इससे क्या होगा? वो बाहर देश से आया, लड़ाई युद्ध किया और हिंदू मुसलमान में क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से आया हुआ रहेगा। तो पाकिस्तान, पता होगा कि पाकिस्तान तो हमारे देश का पहले हिस्सा था, यही मुसलमान पहले पाकिस्तान जाने चाहिए थे लेकिन भारत में रुक गए, नेहरू जी ने इनको शरण दे दिया। तो ये आपस में हमेशा टकराव चलते रहता है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, लेकिन जो गलत है, लेकिन चलता है, पता नहीं क्यों चलता है। अब क्या होगा? हिंदू मुसलमान में क्या हो जाएगी? नफरत पैदा हो जाएगी और हम आपस में क्या होने लगेंगे? लड़ने लगेंगे। तो ये एक और लड़ने लगेंगे, हमारी एकता अलग होगी, हमारा लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। हम मुसलमान को चुनेगा, हिंदू के लिए उठेगा, दो भाग में आराम से बढ़ जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो यही बात मैं बोल रहा हूं, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? कैसे? तो आपको पता लग गया, आतंकवाद क्या करता है? एकता को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और एकता जब टूटेगी तो लोकतंत्र तो टूटेगा ही टूटेगा, ये बात खत्म, क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं और जाने को कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या देखने वाले हैं। बोल रहा है गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, गठबंधन का मतलब पहले क्या होता है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, इसका बस समझ लीजिए। मान लीजिए किसी सीट को जीतने के लिए, किसी क्षेत्र को जीतने के लिए 100 सीट चाहिए किसी पार्टी को, तो वहां पे 4 पार्टी लड़ी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। इसको मिले 40, इसको मिले 30, इसको मिले 20 और इसको मिले 10, टोटल मिला के हो गए 100। लेकिन किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है जो वो सरकार बना पाए, तो अब वो क्या करेंगे? आपस में वो लोग दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिले, पहले दुश्मन थे लेकिन अब मिलेंगे, क्योंकि क्या बनाना है उनको? सरकार बनाना है। कितने सीट चाहिए? आधे से एक अधिक, 51 सीट चाहिए इनको। अब क्या करेंगे? सरकार बनाने के लिए आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या होगा? ये सरकार बना लेंगे। तो ये जब दो या दो से अधिक पार्टी, जब कोई पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में सरकार नहीं बना पाती है तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, जिसे गठबंधन की क्या कहते हैं हम? सरकार कहते हैं। या तो चुनाव होने के बाद मिलती हैं या फिर चुनाव होने से पहले मिल जाती हैं। यानी कहने का मतलब सरकार बनाने में दो या दो से अधिक पार्टियों का जब योगदान होता है तब उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। अब बताइए, आज बीजेपी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं कड़ा फैसला लेते हैं, जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो नहीं होगा। यानी कि नोट बंद करना है तो करना है, कल जो करना है सो करना है। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी पार्टी है जो पूर्ण बहुमत से बनी, तो कोई गठबंधन नहीं। उनको पता है कि मेरी पार्टी कभी नहीं टूटने वाली और मेरी पूरी पार्टी अपनी है, तो मैं जो निर्णय लूंगा सब सम्मान करेंगे उसका। लेकिन अगर ये दोनों मिलके, मान लो ये दोनों ए और बी मिलके सरकार बना लेते, 40 30 70 सीट हो गया, सरकार बन जाएगी, बना लिया। लेकिन क्या ये दोनों सरकार बनाने से पहले तो आपस में दुश्मन थे ही, तो ही नहीं, तो सरकार बनाने के बाद कैसे दुश्मनी इनकी खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। सत्ता पाने के लिए दोनों मिल गए, अब इन लोगों में क्या होगा? युद्ध होगा। ये बोलेगा मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये बोलेगा मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, ये बोलेगा मेरा प्रधानमंत्री बनेगा, ये बोलेगा मेरा प्रधानमंत्री बनेगा, ये बोलेगा मेरी बात होगी, ये बोलेगा मेरी बात चलेगी। अब इनमें ये दोनों फंसे रहेंगे। अब फंसे रहने के कारण क्या होगा? लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये दो आपस में उलझे रहेंगे। ऐसा होगा कुछ दिन के बाद इनकी सरकार टूट जाएगी और फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। तो 5 साल में यही प्रक्रिया चलती रहती है। और गठबंधन की अक्सर सरकार जो होती है उनमें यही प्रक्रिया चलती रहती है, आपसी मतभेद चलते रहता है, क्योंकि दोनों तो चुनाव से पहले दुश्मन रहते हैं, सत्ता पाने के लिए वो दोनों साथ हो जाते हैं और एक दूसरे की बनती नहीं है, सुनती नहीं है, इसके कारण वो टूट जाते हैं। तो बताइए, गठबंधन की राजनीति जो होती है, यानी जो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, वो लोकतंत्र को प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? आप बोलोगे बिल्कुल प्रभावित करेगी सर, 110% प्रभावित करेगी। पता लग गया मुझे, अब तो प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में तो अनबन होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? केवल जाति के आधार पर, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जाति के आधार पर केवल भारत में चुनावी नतीजे नहीं हो सकते। आप बताइए क्यों?
अच्छा बताओ, क्या जाति ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव जीतने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो जो पार्टी एक बार जीतती सदैव वही जीतते रहती, क्योंकि मान लो कोई एक बार अगर पार्टी को जीती होगी तो इसका मतलब उसकी जाति ने उसको सपोर्ट किया होगा। अब उसकी जाति ज्यादा है तभी वो जीती होगी, तो प्रत्येक बार जो चुनाव होगा तो उसकी जाति उसको वोट देगी, वो हर बार जीतेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ बार पार्टियां बदलते रहती है, सरकार बदलते रहती है। क्यों? तो इससे ये बात स्पष्ट पता लग रहा है कि केवल जाति के आधार पर ही चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। जाति तो ठीक है, जाति तो एक मेजर पॉइंट है ही, जाति की वोट बैंकिंग तो होती है, लेकिन उसके बाद आपकी छवि, पार्टी की छवि, पार्टी का पिछला बैकग्राउंड क्या है, ये सारी बातें भी सामने आती है। उसकी शिक्षा क्या है, उसके उसके अंदर क्या एबिलिटी है, ये सभी बातें आती हैं। तो केवल जाति के आधार पर ही भारत में नतीजे तय नहीं होते, ये बात तो वो क्लियर पता लग गई। नहीं तो अगर ऐसा होता तो एक ही पार्टी लगातार बार बार जो जीती है वो जीतते चली आती, लेकिन ऐसा हमारे भारत में अभी तक नहीं हुआ है। एक कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अलावा उस समय कोई ऐसी बड़ी पार्टी थी नहीं, और कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आजादी दिलाई थी। बड़े बड़े नाम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सब जुड़े हुए थे उससे। तो इनके कारण उनके कारण लंबे समय तक उनकी सरकार चली, लेकिन अब देखिए उनका अस्तित्व मिट गया है, क्योंकि वैसी पार्टी, वैसे इंसान उसमें रहे ही नहीं। तो केवल जाति के आधार पर नतीजे तय नहीं हो सकते, ये बात आपको पता लग गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10-9 में आते हैं। जातिवाद क्या है, परिवारवाद क्या है? अब सिंपल सी बात है, जातिवाद क्या है और परिवारवाद क्या है। जातिवाद और परिवारवाद दोनों ही लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती थी, शिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती थी, वैसे ही जातिवाद और परिवारवाद भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अब ये जातिवाद परिवारवाद होता क्या है, मैं बता दूं। जातिवाद और परिवारवाद का मतलब क्या होता है। आपने लालू प्रसाद यादव को देखा होगा। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उसकी पत्नी परिवार की बनी, अब बेटा बनने वाला है, तेजस्वी बनने वाला है। ये क्या हुआ, ये परिवारवाद हुआ। यानी कहने का मतलब जब कोई आदमी सत्ता में आता है या कोई पार्टी केवल अपने ही परिवार पर विशेष ध्यान दे, अपने परिवार के लोगों को ही केवल टिकट दे, अपने परिवार को लोगों को ही केवल आगे बढ़ने का मौका दे, तो उसे हम परिवारवाद कहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है भाई, सबका अधिकार है कि वो शासक बन सकता है, सबका अधिकार है कि वोट दे सकता है, सबका अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कोई पार्टियां उससे टिकट देती ही नहीं, केवल अपने परिवार के लोगों में बांट देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिवारवाद। इससे क्या होता है, अच्छे लोग वंचित हो रह जाते हैं, और जो इंसान ना मतलब उस लायक नहीं है उनको भी वो चीज मिल जाती है, क्योंकि पार्टी का मोहर लगा होता है। क्योंकि बड़े बड़े लोकसभा चुनाव में और आम सभा चुनाव में दोनों में पार्टियां का बोलबाला होता है, किसी इंसान का बोलबाला नहीं होता। अब बात करते हैं परिवारवाद के बारे में। बिल्कुल सेम टू सेम, ये जातिवाद है तो ये परिवारवाद है। ओ आई सो, ये जातिवाद थी, मैंने परिवारवाद कैसे पहले आपको परिभाषा बता दिया। इससे पहले मैंने परिवार में अपने परिवार के लोगों को ही टिकट देना, अपने परिवार के लोगों को ही केवल जिताना, अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाना परिवारवाद कहलाता है। तो अब यहाँ जातिवाद था, देखने में थोड़ी भूल हो गई। तो जातिवाद का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात। अब परिवार को नहीं, जातिवाद है तो इसका मतलब अपने जाति के लोगों को टिकट देगा। भाई हम यादव है तो यादव को टिकट देंगे, हम पासवान है तो फिर पासवान को टिकट देंगे, या यादव विशेष ध्यान देंगे, पासवान की पार्टी है तो केवल पासवान लोगों को विशेष ध्यान देगी। यानी अपने जाति विशेष ध्यान देना, ये परिवारवाद जातिवाद कहलाता है। ये दोनों की दोनों एक समस्या है। एक वंशवाद भी आता है, मतलब वंश पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी बनी सरकार तो उसकी अगली पीढ़ी बनेगी, उसकी अगली पीढ़ी बनेगी। आप लालू प्रसाद की जो पार्टी उसको वंशवाद भी कह सकते हैं, वंश बाय वंश लगता है ये चलते चल जाएगा। अब तेजस्वी के बाद उसका बेटा जो होगा वो शायद मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सबकी सब एक समस्या है। अब देखिए 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और बेहतरीन तरीके से समझ में आए कि नहीं आए। बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, रात के लगभग अभी 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्योंकि मेरा भर दिन ऑफलाइन क्लास रहता है और मैं रात में ही समय मिलता है कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो चलिए वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। पार्ट 1 समझ में आ गया होगा, पार्ट 2 बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, जिसमें 10 अगले क्वेश्चन और आएंगे, पार्ट 3 उससे 10 क्वेश्चन, और ये तीनों पार्ट देखने के बाद पूरा सिविक्स आपको समझ में आ जाएगा। यानी सिविक्स से कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछ दे या कोई भी कहीं क्वेश्चन आपको डाल दे तो आपको बनना ही बनना है, ये मैं विश्वास देता हूं, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाए तभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेमतलब के कर दोगे तब भी लगेगा कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब मैं अगर इस लायक हूं तभी मेरे वीडियो को मैंने कहा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा नहीं। तो ज्यादा समय अब व्यतीत नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, यानी अगले वीडियो में, जहां हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक देखेंगे और वहीं हम और आगे की बातों को समझेंगे। तो चलिए, रात बहुत ज्यादा हो गई है मेरे लिए, तो आप लोगों को शुभ रात्रि और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।